हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, होप आई एम ऑडिबल। ओके, नमस्कार सभी का। बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस वेलनेस सीरीज़ में, जिसका शीर्षक है योग एंड वेलनेस सीरीज़, जिसके कई सारे टॉपिक ऑलरेडी शायद 22 टॉपिक्स हो चुके हैं। दिस इज़ द 23rd टॉपिक और इसका मुझे अवसर मिला प्रज्ञा योग अलायंस के बैनर तले बोलने का। इसमें श्री कपिल देव जी ने मुझे, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं प्रज्ञा योग अलायंस के, मौका दिया कि उनके बैनर तले मैं आज आप लोगों के सामने आके अपने कुछ फिजियोथेरेपी के अनुभव शेयर कर सकूं, जिसमें मेरा टॉपिक है जो कि मुझे आज बोलना है सर्वाइकल पेन एंड फ्रोजन शोल्डर। तो शुरू करने से पहले हम लोग पहले ये डिस्कस कर लें कि इन दिनों हम सब एक कठिन समय से निकल रहे हैं, जिसके तहत हम सब अपने घरों के अंदर बैठे हैं और सबको ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हुआ करती थी पहले, वो अब नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि नित्य शाम को जाना, बाहर आना, लोगों से मिलना, सोशल गेट टुगेदर्स, हमारे लिए हम कहें तो डेली की एक्टिविटीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि डॉक्टर्स पेशेंट्स देख रहे हैं और पूरे वॉरियर बन के कार्य को कर रहे हैं, और कई हमारे वॉरियर्स हैं जो इस बीमारी से लड़ने में सबका साथ दे रहे हैं। खैर, अब मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ तो मैं बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, हॉस्पिटल कॉल्स आती हैं आईसीयू से, तो वहाँ मुझे जाना होता है। अवश्य मैं वहाँ पेशेंट देखने जाता हूँ पूरे प्रिकॉशंस के साथ में। प्लस उतनी कॉल्स नहीं हैं, प्लस क्लिनिक पे हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं है, तो अभी फ़िलहाल क्लिनिक्स वर्किंग सिचुएशन में नहीं हैं, तो पेशेंट्स ना आ रहे हैं ना हम क्लिनिक्स ओपन कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ओनली इमरजेंसी कॉल्स के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब हम इस समय का किस प्रकार से सदुपयोग करें। तो मेरे कुछ मित्रगण हैं, या कह लीजिए जो कि मेरे अजीज़ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना इस समय को कुछ अच्छे से हम सदुपयोग करें। और मैंने सोचा कि क्यों ना फिजियोथेरेपी का तो मैंने 5-7 साल का कोर्स किया ही है, वह मुझे काफ़ी हद तक अनुभव है 23 साल का। इसके साथ मैंने सोचा क्यों ना योग का अनुभव किया जाए। तो योग की टीचिंग के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है स्वयं, जो कि मैं अभी सीख रहा हूँ। सीखते हुए कुछ समय हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि योग के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और योग भौतिक चिकित्सा, जिसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, उससे काफ़ी ऊपर है। हम लोग जो फिजियोथेरेपी करते हैं या कराते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो योग से ही डिराइव्ड है। योग इज़ द फादर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब आप कहेंगे ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। जी हाँ, योग प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो इस चीज़ को सिखाया है, किया है, तो उन जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कह लीजिए, या जो पुराने ज़माने में ऋषिज थे, मुनीस थे, जो आसनास किए करते थे या प्रॉपर योग किया करते थे। हालांकि कुछ भी शुरू करने से पहले मैं 2 शब्द आपको योग के बारे में बताना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने अभी नई सीखी है प्रज्ञा योग अलायंस के बैनर तले, कि योग आखिर है क्या। हम आज तक सभी ये समझते थे कि योग केवल और केवल आसन और प्राणायाम का करने का, जो हम सब मानते हैं, वही केवल योग है। पर मैंने अब सीखा कि योग केवल आसन व प्राणायाम नहीं है। योग स्वयं से जुड़ना। योग मतलब किसी भी 2 चीज की संधि। 2 + 2 = 4।
उसी प्रकार अपने आप से जुड़ने के भाव को आप योग कहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज एक्चुअली नोन एज योगा। यह बॉडी और माइंड का जोड़ है। हम लोग भौतिक चिकित्सक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजिकल लेवल पे हम लोग कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिजिकली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डिफरेंट कंप्लेंट्स लेके आते हैं, पेन की कंप्लेंट्स आती हैं। फिजियोथेरेपी में हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से हम पेशेंट्स के तकलीफ़ों का निवारण भी कर देते हैं और काफ़ी हद तक उनको आराम भी आ जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो परमानेंट लेवल तक नहीं रह पाता, क्योंकि जब तक हम उसके जड़ या उसके जो कारण हैं उसको नहीं दूर करेंगे तब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। जब तक मरीज़ हमारे पास आता है, कहता है बहुत आराम रहा, जब वो घर चला जाता है, जो कसरतें हम उन्हें सिखाते हैं और करने को कहते हैं, वो उस चीज़ को नहीं फॉलोअप कर पाता है। और यदि वो फॉलोअप नहीं करता तो वो वापस से उस कष्ट में चला जाता है जो कि वो पहले लेके आया था। ये इंसान की एक अपनी फितरत है, जो कि हम सब लोग एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम कष्ट नहीं सहन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक कोकून में बने रहें, बस आरामदायक जिंदगी हो, जो कि आजकल चल रही है। अमूमन लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि हम सब राजाओं वाली जिंदगी जी रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं, टीवी देख रहे हैं, जब जागे तब उठे, जब हाँ जी, बीच में कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा था, बट वापस से कनेक्शन वापस ठीक हो गया है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग कंफर्ट जोन से कब निकलेंगे, और यदि हम लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकले तो तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम चाहते हैं कि अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें, कुछ ना कुछ सीखें, तो इस समय का हम सबको सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग किस प्रकार करें? अपने टाइप ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करें जो हमारे शरीर के लिए, हमारे सोल के लिए बेनिफिशियल रहे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जो फियर का भाव हम सब के अंदर आ गया है कि आखिर आज हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होगा, किसी को नहीं पता। आने वाला समय हम सब के लिए क्या होगा, क्या दिखाएगा, नोबडी नोज, एवरीवन इज स्केयर्ड। हर इंसान इस क्या कहेंगे उसको, कि डर में जी रहा है कि आखिर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से एक मेंटल बैलेंसिंग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स को तो संभाल लेते हैं, पर अब हमें आने वाले समय में मेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स को भी संभालना होगा, क्योंकि आने वाले समय में न केवल फिजिकली पर हम लोग मेंटली भी थोड़ा बहुत अपने स्टेबिलिटी से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे अपने आप को महसूस कर सकते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि 99.9% लोग, हम सब कभी इमोशनली अप एंड इमोशनली डाउन होते हैं। और आने वाला समय हमें किस प्रकार से इमोशंस को अप एंड डाउन करेगा हम नहीं जानते। तो हमें कहीं ना कहीं योग की सहायता लेनी ही पड़ेगी, ताकि हम अपने बॉडी से माइंड की जो जर्नी है उसको अच्छे से तय कर पाएँ। खैर, ये सब तो हमारा एक इंट्रोडक्शन था, जो कि मैंने प्रज्ञा योग अलायंस के बैनर तले थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है, जो आपके साथ मैंने आज शेयर किया। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक विच हैज़ बिन गिवन टू मी, जो टॉपिक मुझे आज दिया गया है वो है सर्वाइकल पेन एंड फ्रोजन शोल्डर। ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। अमूमन लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में कह के साहब हमें सर्वाइकल हो गया है। मैं पूछता हूँ क्या सर्वाइकल, आप क्या समझते हैं सर्वाइकल से? साहब कुछ नहीं, वो हमने तो गए थे, हमने एक्सरे कराया, हमारे हड्डी के बीच की गद्दी है वो
कोई कह रहा था खिसक गई है, कोई कह रहा है कि गैप कम हो गया है, कोई कह रहा है हड्डी घिस गई है, कोई कह रहा है नस दब गई है। तो हर चीज़ को वो एक ब्रॉड टर्म में लेके आते हैं और बोल देते हैं कि साहब हमें सर्वाइकल है। फिर साहब आता है कोई भी इंसान इंडिया में डायरेक्ट डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं करता है, चाहे कितनी भी छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो। पहले वो अपने आप से उसको प्रयास करेगा हील करने का, फिर अड़ोस पड़ोस से पूछेगा कुछ तरीके, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल शॉप पे चला जाएगा, फिर या तो आजकल यूट्यूब आ गया है, गूगल गुरुजी आ गए हैं और हम सबको वो चीज़ समाधान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्वाइकल वर्ड आपने टाइप किया कि सर्वाइकल पेन सॉल्यूशन, तो बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा आता है सर्वाइकल के सिम्टम्स ये होते हैं, सर्वाइकल का लिए आप एक्सरसाइज ये कर लीजिए, मेडिसिन ये ले लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। किसी न किसी प्रोफेशनल को दिखा के ही आप कोई भी यदि एक्सरसाइज करते हैं तो किसी योगाचार्य से सीखें, चाहे किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सीखें या किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। और उसके बाद अपना जो भी ट्रीटमेंट है स्वयं ना करें, कंप्लीट डायग्नोसिस करा के नीम हकीम खतरे जान न करें और अपनी बीमारी को बढ़ाएं ना। कहने को बहुत आसान है साहब, स्टिफनेस हो रही है मेरी गर्दन में और पेन हो रहा है। ये शब्द दिखने में जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है। हो सकता है कि ये सिंपल एक स्पाज्म की वजह से हो सकता है कि ये इनिशिएशन हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, हो सकता है ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है ये विप्लैश इंजरी हो सकता है ये पुअर पोस्चर की वजह से हो सकता है ये एक भारी वजन उठाने की वजह से हो। 50 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हो सकती हैं। हमें कभी भी ये निष्कर्ष नहीं निकालना है कि हमारे को तकलीफ किस कारण से है और हमें क्या इलाज करना है। अपने आप से मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि किसी भी निष्कर्ष पे न आए और किसी प्रोफेशनल की सहायता लेके ही आप उसके लिए चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे दवाई लें, डॉक्टर को दिखाएं, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं या किसी ट्रेंड योगाचार्य के अंडर ही कुछ ट्रीटमेंट लें। अब हम आते हैं सपोज सर्वाइकल पेन के बारे में। मोस्ट कॉमनली जो लोग कहते हैं कि साहब हमें सर्वाइकल हो गया, हम रात को सो के उठे, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं सुबह हमारी गर्दन अकड़ी हुई में निकली। हम कहते हैं साहब रात को आप क्या करके सोए थे। अमूमन 99% लोग कहते हैं कि हम मोबाइल को यूज़ करते हैं रात को सोते समय और फिर सोते हैं। और मोबाइल को यूज़ करने में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक तकिया तो नहीं, हम लोगों को 2 तकिए की आवश्यकता रहती है। यहाँ तकिया भी हम लगाते हैं तो एक तकिए को मोड़ के रखते हैं ताकि मोबाइल का एक एंगल हमारे अच्छे से बन पाए और हम उसके स्क्रीन को अच्छे से देख पाएँ और उसको हम जो कुछ भी है करें। तो उसको करने के लिए हमारी नेक एक ही पोजीशन में रहती है और हम उसको यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा 12 बज गए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, नेट ऑफ करो और सो जाओ। तो नेक उसी पोजीशन में रहती है, मोबाइल जहाँ है वहीं का वहीं गिरता है और हम सो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ कड़ी की कड़ी निकलती हैं और फिर हम देखते हैं कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, स्पाज्म बढ़ गया है, अकड़ाहट बढ़ गई है, दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कष्ट तो हम सबको होता ही है ये सब देखने के बाद। और हम फिर प्रयास करते हैं अब क्या करें। लोग इमरजेंसी में कहते हैं साहब गरम सेक करो, तुरंत करो, गरम सेक करो, एकदम ठीक हो जाएगा। और लोग करते हैं एकदम गरम सेक और फिर देखते हैं कि अरे बाप रे ये तो सूजन बढ़ गई। फिर हमारे पास आते हैं साहब हमने सुबह गरम सेक किया और ये सब ऐसा हो गया और ये गोली भी खाई, इसके बाद भी फ़ायदा नहीं मिले। अब आप बताइए क्या करें। हम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, हमें पता है पेन किलर्स देंगे, हमें पेन किलर्स लेनी नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो रॉन्ग नॉलेज उनके पास था वो उन्होंने उसका नुकसान कर लिया। कभी भी एक्यूट स्पाज्म में गरम सेक सीधा नहीं करना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, यदि कोई भी चीज ताजा ताजा हुई है तो नुकसान गर्म कर सकता है, ठंडा कभी भी नुकसान नहीं करेगा। इस बात को आज हम याद रख लें कि जब भी हमारे के साथ शरीर में दर्द आया है, सूजन आई है किसी भी अंग में, तो बर्फ का सेक कभी भी नुकसान नहीं करने वाला, चाहे कुछ हो जाए। गरम सेक अभी नहीं करेंगे, शुरुआत में 48 घंटे तक तो ठंडा सेक ही करेंगे। और यदि उसके बाद भी किसी प्रोफेशनल को आपने नहीं दिखाया है और सूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गरम सेक यदि हमने किया और यदि बॉडी का जो रिएक्टिव मैकेनिज्म है वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रखा है या साइनोवाइटिस हो रखा है, जो कि शरीर की खुद की प्रतिरोधन चीज़ें हैं जो कि शरीर रिएक्ट करता है किसी भी प्रॉब्लम के प्रति, तो सूजन बढ़ सकती है। तो बिना प्रोफेशनल को दिखाए किसी भी निष्कर्ष पे हम लोगों को नहीं पहुंचना है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि बर्फ का सेक हमने किया, अपने मांसपेशियों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का प्रयास किया। एक बार जब यदि दर्द कम होना चालू हो तब हम कोई कसरत की तरफ जा सकते हैं, और यदि हमारा शरीर अलाउ करे तो। इफ आवर बॉडी डजंट अलाउ, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। दिस मीन्स यदि हमारा शरीर हमें अलाउ नहीं करता है और यदि किसी भी मूवमेंट में दर्द बढ़ रहा है, हमें वो कसरत नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमने कहीं से सुना हो, कोई डॉक्टर कह दे यदि करने पे दर्द बढ़ रहा है तो प्लीज 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 उस कसरत को न करें। अमूमन हम सब जानते हैं कि सब गर्दन की दर्द है, आपने गर्दन को इस प्रकार से लिया, लेफ्ट ले गए, फिर धीरे से राइट ले गए, यहाँ पे होल्ड किया, फिर सीधा लेके आए, फिर थोड़ा सा ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर गोल घुमाया, फिर लेफ्ट से लेके आए, फिर हमने धीरे धीरे राइट से घुमाया, फिर गर्दन को आधा इधर बेंड किया, फिर आधा इस तरफ बेंड किया। ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि लोग ये तुरंत करना चालू कर देते हैं और फिर कहते हैं अरे साहब यहाँ जाते हुए बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया हमारा, अरे भाई वहाँ पे आपकी ऑलरेडी मसल्स टाइट थी, आपने बर्फ का सेक करके वहाँ पे थोड़ा सा सूजन कम करने का किया है। अब ये सारी इतनी सारी कसरतें हैं गर्दन की, लोग बाग पहले ही दिन ये कसरत, पीछे कसरत, दाएं कसरत, बाएं कसरत, नीचे कसरत और सब स्टार्ट कर देते हैं। कब कहाँ कितनी कसरत करनी है, कितनी कसरत नहीं करनी है, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और ये आपको कौन बताएगा? एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट, आपका फिजिशियन, डॉक्टर या प्रॉपर योगाचार्य। तो किसी भी प्रोफेशनल आदमी के गाइडेंस के बिना आप कृपया करके कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। अब ये तो आई बात आपके फिजिकल इश्यूज की, जो कि हम बॉडी रिलेटेड चेंजेस कहते हैं, चाहे पोस्चर की वजह से हुआ, चाहे डीजनरेशन हो जाता है हमारे जो भी वर्टिब्राज हैं, वर्टिब्राज एज के साथ में जो मनके होते हैं हमारे साथ गर्दन में, एज के साथ में घिसते हैं, उसके बीच की जो डिस्क होती हैं, गद्दियां हैं, वो डिहाइड्रेट होती हैं, श्रिंक होती हैं, उसमें गैप कम होता है, वो घिसती हैं तो जो दो वर्टिब्राज है उसमें स्पेस कम होता है। तो गैप कम होने से जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारी नर्व्स चलती हैं, कहीं ना कहीं उस पर दबाव आना चालू हो जाता है। हो सकता है कि हमारी मांसपेशियां कमजोर हों, जो बीच की गादी है वो पीछे खिसक जाती है, गादी पीछे खिसकने से जो नसें वहां से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से, उस पर दबाव आना चालू हो जाता है। हो सकता है जो गर्दन से नसें हाथ में आ रही हैं, तो जो नसों पे दबाव आना चालू हुआ पूरे हाथ में आना चालू हो जाता है, हाथ में झंझनाट, सूनापन आना चालू हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, पूरा चींटियां सा महसूस हो रहा है, नसें तन रही हैं, पूरा भारीपन हो रहा है और क्या क्या। तो गर्दन में इतनी हद तक तकलीफें बढ़ सकती हैं कि लोगों के ब्लैडर बाउल मूवमेंट्स तक खत्म हो सकते हैं, हमारे पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन खत्म हो सकता है, चलने में तक दिक्कत आ सकती है। तो गर्दन को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, गर्दन की इंजरीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गर्दन की मांसपेशियां में जो तकलीफ आती है वो केवल एक शुरुआत है। सर्वाइकल एक बहुत बड़ा टर्म है,
उसके अंदर का मैंने फिर बताऊंगा कि पहले डिजीज आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो कि गर्दन के मांसपेशी मतलब जो अंदर की हड्डियों का घिसावट है, अंदर बोनी स्पर्स बन जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, डिस्क घिस जाती हैं, डिहाइड्रेट हो जाती हैं, उसकी वजह से 50 तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। अब ये तो पहली चीज हुई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एज के साथ में जो बदलाव आएंगे वो तो आएंगे ही भाई। जैसे घुटना घिसता है, अपनी हड्डियां घिसती हैं, आप क्या कर सकते हैं उसमें? बोन्स को रीजनरेट तो नहीं कर सकते, डिजनरेशन स्टार्ट हो गया है। आप मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके हम फर्दर डिजनरेशन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो स्थिति है पेन को हम एक लेवल पे रोक सकते हैं। पेन बढ़े ना, पेन को कम भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी हमारे हाथ में है, कुछ मशीनें हैं जो हम क्लिनिक्स पे यूज करते हैं और उसके माध्यम से वो चीज सॉल्व हो जाती है। पर मैं फिर कहूंगा, मैं कोई जनरल एक्सरसाइजेस नहीं बताऊंगा जो कि आप करें। और ऐसे तो आपको सारी एक्सरसाइजेस पता है, यूट्यूब पे देखते हैं कि गर्दन के लिए ये एक्सरसाइजेस हैं और हम सब वो एक्सरसाइजेस करके गर्दन के दर्द से निकल सकते हैं। नहीं, जब तक कि हम डायग्नोसिस ना कर लें कि कारण क्या है। हाँ, पुअर पोस्चर है तो आप उस कारण को, आपको पता लग गया कि हाँ साहब मैं मोबाइल गलत तरीके से देखता हूँ, मैं रात को टीवी देखते हुए सो जाता हूँ, या मैं सोफे पे लेटे लेटे टाइम निकाल रहा हूँ, या इन दोनों लॉकडाउन के टाइम पे मैं अपना समय मोस्ट ऑफ द टाइम गलत पोस्चर में यूं बैठे बैठे फोन पे बातें करता रहता हूँ। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो कि हमारे गर्दन के दर्द को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं भारी वजन उठा लेता हूँ कभी कभी, मैं किसी चीज को पुश कर देता हूं, या एकदम से मैं कहीं झटका से गिरा और मेरे को इंजरी आ गई तो गर्दन में दर्द आ गया। ऐसी 50 चीजें होती हैं। हमारी मांसपेशियां कमजोर हैं, उसकी वजह से दर्द आ सकता है। अब मैं जो हमारा सर्वाइकल पेन है और ये फ्रोजन शोल्डर जो आज हमें टॉपिक दिया गया है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी शरीर की मांसपेशी अकेले कार्य नहीं करती है। गर्दन है, कंधा है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो भी मांसपेशियां गर्दन से निकलती हैं वो इधर तक आती हैं। स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड है, चाहे ट्रेपीजियस है, चाहे 50 जितनी भी मांसपेशियां हमारे इधर से इधर तक आती हैं, यदि एक में स्पाज्म है तो दूसरे जोड़ को वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। जब तक कि एक ग्रुप ऑफ मसल्स रिलीज नहीं होती या रिलैक्स नहीं होती, तब तक आप नहीं उम्मीद कर सकते कि जो आपका दूसरा जोड़ है या आपके बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। सो आपको यदि एक पार्ट को मोबिलाइज करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटलिटी में आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो इजीली मोबिलाइज हो रहे हैं। और ये फिर मैं कहूँगा कि ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका मेंटल लेवल रिलैक्स होगा। हम लोग हमारे पेशेंट्स से सीधा कहते हैं कि हम लोग केवल 50% फिजिकल पार्ट पे ही काम कर सकते हैं। यदि कोई साइकोलॉजिकल इशू है, रात को आपको नींद नहीं आती है, आपको एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है, कोई इसी प्रकार की चिंता है जो कि आज की तारीख में 90% लोगों को होता है, तो ये साइकोसोमैटिक पेन्स हैं जो कि हमारे फिजिकल पेन्स को बढ़ावा देते हैं। आप 50% प्रॉब्लम्स को स्वयं सॉल्व करेंगे। अपने किसी काउंसलर से मिलिए, प्रॉपर किसी डॉक्टर से मिलिए, किसी अपने हितैषी से मिलिए जो आपकी बात को समझे, सॉल्व करे, अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं और फिजिकल लेवल पे ही हम लोग आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने अभी ये जो योगा की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो इसमें जो मैं अभी सीख रहा हूँ वो है जर्नी फ्रॉम बॉडी टू माइंड। इसमें माइंड को कंट्रोल करने की इतनी सारी टेक्निक सिखाई जा रही हैं और मैं एक योगाचार्य के माध्यम से सीख रहा हूं जो कि स्वयं हाईली लर्नेड हैं, पीएचडी हैं। उन्होंने अपने आप में एक पूरी डॉक्टरेट की है, तो थीसिस लिखी है योगा पे, एंड ही नोज कंप्लीट एनाटमी फिजियोलॉजी। जो हम लोगों ने 4-4.5 साल में कोर्स किया है, उन्हें पूरी डेप्थ में नॉलेज है। एक एक मसल, एक एक एनाटमी, कहाँ से मसल का ओरिजिन होता है, इंसर्शन है, नर्व सप्लाई, एक्शन। जब तक आपको ये सब चीजों का ज्ञान नहीं होगा, आप केवल आसन नहीं करा सकते। आप केवल एक्शन
से आप एक्सरसाइज नहीं करा सकते। आज मैं सुबह सूर्य नमस्कार कर रहा था तो एक छोटी सी बात उन्होंने बताई। अमूमन मैं एक हैवी बिल्ट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, चूँकि हम लोगों को बड़े भारी भारी लोगों को एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है, तो ग्रेजुअली हमारा बिल्ट ऐसा हो जाता है, प्लस जेनेटिक इश्यूज भी है। खैर जो भी है, तो सूर्य नमस्कार करते हुए हमेशा मैंने ये महसूस किया था कि मेरे को बैक पेन हुआ करता था। पर आज गुरुजी ने हमें तरीका बताया सही खड़े होने का। सही खड़े होने का तरीका ही हम लोगों का गलत होता है, 90% लोगों का। मैं तो कहूँ किसी और का क्या, मेरा खुद का खड़े होने का तरीका गलत था। हम लोग खड़े रहते हैं इस तरीके से जिसमें हमारे जो टोज हैं वो आउटवर्ड्स पॉइंटिंग होते हैं, और वो करते हुए मैं आगे झुकता था और 90% मेरे बैक में पेन आता था। और मैं हमेशा बड़ा दुखी होता था कि मुझसे तो सूर्य नमस्कार होता ही नहीं है, फॉरवर्ड बेंडिंग तो होती नहीं है, कमर में दर्द हो जाता है, छोड़ो मैं तो ये क्या करूंगा, आसन वासन मेरे बस की नहीं है, मैं तो दूसरों को करा देता हूँ। तो खुद तो एक्सरसाइज करता नहीं, दूसरों को हाँ बता देता था। पर आज सुबह जब उन्होंने मेरे को सही तरीका बताया कि नहीं, आप इस प्रकार से खड़े होइए कि आपके टोज इनवर्ट पॉइंट हो, और फिर आप आगे झुक के देखिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अच्छे से फॉरवर्ड बेंडिंग कर पाया, मेरी मसल्स लिगामेंट्स अच्छे से स्ट्रेच हुए, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, और टचवुड मैं कुछ अपने आप को बेटर फील किया, और मैंने सूर्य नमस्कार करने का अच्छा प्रयास किया। हालांकि मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार उन्होंने मुझे एडवाइस किया है, एंड आई एम एबल टू डू दैट वेरी वेल। खैर, अगेन कमिंग बैक टू अवर ओन टॉपिक, सर्वाइकल एंड फ्रोजन शोल्डर। तो सर्वाइकल में हम लोग इसी प्रकार से जो भी कारण है, जब तक आप कारण को दूर नहीं करोगे, आज आपकी ये वाली मांसपेशियां टाइट है तो इनको रिलीज करना है। सबसे पहले अगर सिंपल मसल स्पाज्म है, धीरे धीरे हमने पहले बर्फ का सेक किया, उसके बाद में हमने ये वाले शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज शुरू कर देनी है। सुबह उठते ही मैं तो कहूँगा हम सब लोगों को अपने कंफर्ट जोन से छोड़ के, अपने रजाई बिस्तर को छोड़ के बाहर निकल के सबसे पहले आधा घंटा वॉक करना है। हाफ एन आवर ऑफ वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम यदि 1 घंटा करें बहुत अच्छा है, आधा घंटा वॉक करें, आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन पंप हो जाएगा, एंड यू आर रेडी फॉर द एक्सरसाइज। फिर आप आए अपने घर, अपना आसन लगाएं प्रॉपर तरीके से, साफ सुथरा एरिया करके, फिर आप एक्सरसाइजेज शुरू करें। माइक्रो जॉइंट्स को मोबिलाइज करें, ईच एंड एवरी जॉइंट को मोबिलाइज करें, नेक को करें, शोल्डर, बैक, नीज, एंकल्स। अब हम आ जाते हैं नेक के मोबिलाइजेशन के लिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सिंपल मोबिलाइजेशन कहता हुआ, पर ये मैं फिर कहूँगा कि किसी भी स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं है ये सिंपल तकलीफ के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई आपको रेडिएटिंग पेन है, हाथों में झंझनाहट है, स्टीनोसिस है, स्लिप डिस्क है, या रेडिएटिंग किसी भी प्रकार के, हाथ कमजोर हो रहा है, पतला हो रहा है, या आपकी मांसपेशियां दूसरा हाथ से पतला पड़ रहा है हाथ, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और ये हमें जोखिम नहीं उठाना है अनलेस अनटिल एक्सरे, एमआरआई या फर्दर रिपोर्ट्स ना हो जाएं, या प्रॉपर ऑर्थोपेडिशियन को आप ना दिखाएं, या प्रॉपर डॉक्टर से आप अपना चेकअप न कराएं। कृपया करके किसी भी एक्सरसाइज करके आप अपना नुकसान न करें। तो इसीलिए हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आप अपनी एक्सरसाइजेस करें। जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये एक जनरल कसरतें हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान को, भाई थोड़ा सा स्टिफनेस हुआ उसको रिलीज करना है, ठीक है साहब, अपन आ गए, अपन ने मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया वॉक करने के बाद में, तो शोल्डर को थोड़ा सा श्रग किया ऊपर की तरफ, फिर ये प्रोट्रैक्ट किया, ये रिट्रैक्ट किया, फिर ये प्रोट्रैक्ट किया, ये रिट्रैक्ट किया। सबसे पहले तो स्पाइन को न्यूट्रल करना सीखें आज आप हमारे साथ में। हम बैठे हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा हमें अपने छाती के भाग को बाहर की तरफ करना है, कंधे को पीछे की तरफ करना है, तो स्पाइन हमारी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी। जो भी हमारे स्पाइन का एस शेप कर्व है वो अचीव हो जाएगा। एक बार स्पाइन का एस शेप कर्व अचीव हो गया तो हमारी जो भी स्पाइन से अटैच्ड मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, जो कि हमारा उद्देश्य है। स्पाइन का उद्देश्य हमारा हो गया मसल्स को रिलैक्स करना। एक बार जब हमारी मसल्स रिलैक्स हो गई तो जो एडिशनल मसल में स्पाज्म आया है, अब हमारा कार्य है उसको रिलीज करना। कैसे करेंगे रिलीज? मूवमेंट एंड मोबिलाइजेशन से। वो कैसे होगा?
जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। कंफर्ट जोन से कब बाहर आएंगे? जब हम पहले वॉक करने जाएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज करने का मन बनाएंगे। पर हम क्या करते हैं, जब तक कि पूरा दर्द बढ़ नहीं जाता, तकलीफ यहाँ तक नहीं आ जाती कि हाथ में झंझनाहट शुरू हो रही है, फिर जाके हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, इधर से उधर चाहते हैं कोई दवाई मिल जाए, और तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं और पूछते हैं कि सर कितने दिन लगेंगे, कब तक ठीक हो जाऊंगा, कितना समय मुझे लगेगा। और जब सब जगह धक्के खा के सुन लेते हैं साहब कि इस प्रॉब्लम का तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, या फाइनल आंसर सर्जरी है, तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है यार, सर्जरी तो मुझे करानी नहीं, चल यार योग प्राणायाम कर लेते हैं जाके। फिर पहुंचते हैं किसी योग गुरु के पास में, फिर कहते हैं गुरुजी अब तो ठीक कर दो। अरे भाई, सब जगह से आप अपने आप को खराब करके आते हो, फिर योग करने पहुंचते हैं। क्यों ना हम पहले ही वहां पहुंच जाएं, क्यों ना हम पहले ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंच जाएं और अपने बॉडी को प्रॉपरली टोन अप करें, अपने आप को सही दिशा में लेके चलें, ताकि हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को आने से पहले ही उस चीज का हल निकाल लें, अपनी मसल्स को इतना स्ट्रांग कर लें कि हमें वो तकलीफ देखने को ना मिले। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि अपने बॉडी को के रेंज ऑफ मोशन को मैनेज करके रखिए, अपने जॉइंट मूवमेंट्स को अच्छे से मोबिलाइज करिए, न्यूट्रल पोजीशन में बैठ के स्पाइन को स्ट्रेट रख के अपने नेक के मूवमेंट एंड मोबिलाइजेशन के सारे रेंज ऑफ मोशन रखिए, शोल्डर को रोटेट करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन कर लिया अपन ने, स्पाइन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर लिया हमने। अब आ जाइए फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि समय मैं देख रहा हूँ काफ़ी हो रहा है, और उसके बाद मेरे को आपके सभी सवालों के जवाब भी देने हैं, जो कि नीचे काफ़ी सारे लोगों के आ रहे हैं। करीबन 30 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो सभी के सवालों के जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा जितना भी समय है मेरे साथ में। और डॉक्टर ऋतु कह रही हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर अपर बैक एक। मैडम, अपर बैक एक का जो प्रॉब्लम का कारण है वो है पोस्चर। लेडीज में अमूमन जो थोरेसिक पार्ट है उसमें दर्द का कारण होता है एक्सिस पोस्चर। हमारा आगे बेंट होके अपने किचन में अमूमन यदि हमारा सिंक ऊपर नीचे है, हाइट हमारी या तो कम होती है या ज़्यादा होती है, लंबे हैं तो भी हमें आगे झुकना है, कम है तो हमें थोड़ा उचक के करना है। स्पाइन हमारे न्यूट्रल पोजीशन से ऑफ होती है और हमारी मसल्स पे स्पाइन पे प्रेशर आ जाता है, और जहाँ स्पाइन पे प्रेशर आया नहीं, मसल्स पे एक बार प्रेशर आया नहीं, तो जो नर्व्स हैं वो स्ट्रेच होना चालू हो जाती हैं। शुरुआत में कम उम्र में तो हम इस चीज़ को सहन कर लेते हैं और ट्रीटमेंट करा के ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक एज के बाद में जब जो स्ट्रेच है अगर वो कांस्टेंट बना रहता है तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। हमारी नर्व्स इफेक्ट हो जाती हैं, हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी की वजह से और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मिनरल्स की कमी आ जाती है, विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, प्लस अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। वो एक सिवियर कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जो अपर थोरेसिक पेन है वो रिलीज नहीं होता। कई बार हम उसको फाइब्रोमाइल्जिया डिस्क्राइब कर देते हैं, जो चीज़ आसानी से नहीं जाती, इवन मेडिकेशन लेने के बाद भी नहीं जाती, इवन फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी नहीं जाती। एक लंबे समय तक उसको फिजियोथेरेपी के साथ मेंटल रिलैक्स करने के बाद जब आपकी नर्व्स रिलैक्स होती हैं, आप जब मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोमैटिकली, बॉडी एंड माइंड के लेवल पे रिलैक्स होते हैं, तब जाके आपका अपर बैक रिलैक्स हो पाता है। तो ये तो रहा एक आंसर, हमने एक क्वेश्चन का आंसर किया, हालांकि कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर इतना समय मेरे पास होगा मैं और दूंगा जवाब। अभी मैं फ्रोजन शोल्डर पे बताता हूँ। सर्वाइकल पेन पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, आ जाओ कंधे पे। शरीर का एकमात्र जोड़, फिर कहूँगा शरीर का एकमात्र जोड़ है कंधा, जिसकी मोबिलिटी सब जोड़ों से अधिक है। आज आप देख लीजिए, कंधे को आप यूं यूं, पीछे, आगे, दायां, बायां, जहां चाहो इसको घुमा सकते हो। तो ईश्वर ने इसमें जो बोनी कांटेक्ट है वो दिया है कम। अब चूंकि स्टेबिलिटी इसकी मतलब मोबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है,
तो ईश्वर ने क्या किया, इसकी स्टेबिलिटी कर दी सबसे कम। स्टेबिलिटी ऑफ दिस जॉइंट इज लीस्ट इन अवर बॉडी। बाकी सब जोड़ बोन से बोन पास में चिपके हुए हैं, लिगामेंट्स से जुड़े हुए हैं, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन कंधे में केवल 6 मांसपेशियां हैं जो कि मिलके इस जोड़ को संभाल के बैठी हैं। और हम जैसे कंफर्ट जोन पसंद लोग उन 6 मांसपेशियों के साथ जो दुराचार, जो अत्याचार करते हैं, तो फ्रोजन शोल्डर उसका एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है जो कि हर चीज में हम लोग कहते हैं। जैसे सर्वाइकल हो गया, गर्दन के दर्द को नाम दे दिया सर्वाइकल। अरे भाई, सर्वाइकल के अंदर 50 बीमारी आती हैं। ऐसे फ्रोजन शोल्डर का मतलब है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। कंधा जाम हो गया मतलब फ्रोजन शोल्डर हो गया। अरे भाई, अंदर क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। कोई बरसे में सूजन आ गई, कोई मेनिस्काई टीयर हो गया, कोई टेंडन टीयर हो गया, कोई साइनोवाइटिस हो गया, कोई डीजनरेशन हो गया, कोई स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, कोई स्ट्रेच आ गया, कोई पुल आ गया। पर नहीं, सब टर्म्स उसी के अंदर आ जाती हैं, फ्रोजन शोल्डर। और हम सीधा डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि डॉक्टर, हमें तो फ्रोजन शोल्डर हो गया है। अरे भाई, हमने डायग्नोस किया नहीं, हमने अभी आपका एग्जामिनेशन किया नहीं। आके आप पहले कहते हैं, पेशेंट खुद आके कहता है, साहब आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर, कैन यू प्लीज टेल अस द एक्सरसाइजेस। वाओ, हम कहते हैं अच्छा सर, आपने फ्रोजन शोल्डर बता दिया, आपने गूगल और यूट्यूब पे पूछ भी लिया होगा उससे कि क्या करना है, फिर आप हमारे पास आए क्यों? तो फर्स्ट लेट मी एग्जामिन एंड देन आई एम गोइंग टू डिसाइड कि आगे आपको क्या करना है। ऐसे ही लोग कहते हैं, साहब हमारे पास शियाटिका है, आई एम सफरिंग फ्रॉम शियाटिका सिंस पास्ट 6 months। भाई, हम कहते हैं शियाटिका क्या होता है, आपको किसने सिखाया? कौन कहता है आपको शियाटिका है? साहब हमारे तो हाथ में झंझनाहट चलती है, सूनापन है, नस में दबाव है, नस दब रही है, आप तो इसका इलाज कर दो, खिंचाव दे दो, डॉक्टर ने कहा ट्रैक्शन दे दो। अरे भैया, ट्रैक्शन दे तो दें, पर उसका लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से पहले एग्जामिनेशन तो करना पड़ेगा। आपको बीमारी क्या है, डायग्नोसिस तो करना पड़ेगा। बिना देखे ही हम अपने आपकी जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी टिक करके आपने किताबों में देखी हैं, वो आप खुद ही कर लीजिए, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार कंधा की जो 6 मांसपेशियां हैं, यदि वो किसी भी कारण से आपस में चिपक जाती हैं, जो वो अंदर कैप्सूल बनाती हैं, जिसको हम रोटेटर कफ बोलते हैं, वो आपस में चिपक जाए या सूजन आ जाए या कुछ भी तकलीफ होती है, तो वो फ्रोजन शोल्डर कहलाता है। फ्रोजन मतलब क्या? फ्रीजर होता है हमारे फ्रिज के अंदर, तो फ्रोजन मटर होते हैं, या अंदर किसी भी प्रकार का चिपकन, जिसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। अंदर का जो कैप्सूल है उसके अंदर चिपकन हो गई या शोल्डर चिपक गया अंदर से। अब एक बार सपोज मांसपेशियों में चिपकन हो गई, ये जो जोड़ है, अब इस जोड़ की मांसपेशियां चिपक रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, उठाने में तकलीफ होगी। सपोज मेरे को यहाँ पे प्लास्टर बंधा है, मेरा हाथ यहाँ पे 1.5 महीने के लिए रखा गया है, 6 हफ्ते के लिए, ठीक है ना। अब 6 हफ्ते में हालांकि मेरे यहाँ तक यूं करके रखा गया है, फिर भी डॉक्टर कहता है कि थोड़ा थोड़ा इसको मोबिलाइज करते रहिएगा, थोड़ा सा यूं करिएगा, कंधा आपका जाम ना हो जाए। लेकिन हम तो डर के मारे हम कुछ करते ही नहीं है। ये स्वाभाविक है, मेरे साथ होगा, मैं भी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ का फ्रैक्चर है, ये सपोज पूरा हुआ, ठीक हुआ, या ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, हम आए, उसके बाद क्या, अब कंधा हमारा उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? यहाँ की मांसपेशियां हो गई हैं जाम। अब कैसे ठीक करेंगे इसको? आ जाइए साहब फिजियोथेरेपिस्ट के पास में। डॉक्टर कहता है कि हाथ ऊपर नीचे करना, कसरत करना, ये एंड डू द थिंग्स प्रॉपरली एंड यू विल बी ऑल राइट। महीने भर बाद आके दिखा देना। डॉक्टर ने अपनी तरफ से बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन पेशेंट्स उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। हालांकि डॉक्टर लिखता है नीचे कि रेफर टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, लेकिन पहले हमारे जो पेशेंट्स हैं घर पे जाके स्वयं ट्राई करते हैं। 15 दिन खूब मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, कि कोशिश करते हैं। जब प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तब फिर वो ढूंढते हैं कि कहीं से हमें कोई प्रॉपर बंदा मिल जाए जो हमें सही कसरत करा दे। फिर वो आते हैं हमारे पास, जिसमें टाइम निकल जाता है 15 से 20 दिन। तो ऑलरेडी 1.5 महीने तक तो प्लास्टर में हाथ था, 15 दिन पेशेंट ने निकाल दिए। फिर आते हैं वो हमारे पास कि अब सब कंधा खोलो हमारा। हम कहते हैं सब खोलेंगे तो सही, अब थोड़ा सा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 5 दिन, 10 दिन, क्योंकि उनको लगता है मीटर चालू हो जाएगा सब। तो भाई सर्जरी कराई या प्लास्टर बंधवाया या दवाइयाँ दी, एलोपैथी
को या उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रिहैबिलिटेशन की बात जहां आएगी वहां एक एक दिन भारी पड़ता है। क्यों, किस लिए? तो हम कहते हैं साहब हम तो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे, जितना समय लगेगा खोलने में उतना लगेगा। अब फ्रोजन शोल्डर है, उसको खोलना एक दिन की तो बात है नहीं। आज आप उसको मैनिपुलेट करेंगे, जोड़ को चलाएंगे, उसको ठंडा सेक देंगे, जितना इजीली वो एक्टिव एक्सरसाइजेस कर पाएगा। एक्टिव मतलब स्वयं से करेगा, एक्टिव असिस्टेड मतलब एक्टिव एक्सरसाइजेस के साथ हम उसको थोड़ा सा असिस्टेंस देंगे। फिर कई बार एक्टिव असिस्टेड भी नहीं हो पाती तो उसको हम कंप्लीट पैसिव कराते हैं, मतलब हम स्वयं कराते हैं। फिर यदि पेशेंट एक्टिवली अच्छे से कर रहा है और एक्टिव असिस्टेड की भी जरूरत नहीं है तो हम उसको रेजिस्टेड धीरे धीरे करा के, मतलब देर पूरा एक प्रोटोकॉल है, पूरा एक रेजीम है। कभी आइसोमेट्रिक से शुरू करना है या मतलब कंप्लीट देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जो कि बिना डायग्नोसिस, बिना इवेल्युएशन के कभी भी मैं जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं देता हूं, ना मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। मैं केवल आपके साथ वार्तालाप करने आया हूं और चीज़ों के लिए ज्ञान बढ़ाने आया हूं कि हम लोग बीमार न पड़े या हम अपने आप को जागरूक करें, हम अवेयर हो जाएं कि हमें बीमारी से नहीं लड़ना, बीमार होने से बचना है। आज आने वाला समय हमारे को क्या दिखा रहा है? कोविड हर जना, चाहे वो आयुष मंत्रालय है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सब जने कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए? कि हमें हमारी बीमारी से स्वयं को लड़ना है। ऐसा नहीं कि साहब आपको कोरोना हो गया और उसके बाद आप कहें कि साहब अब हमें दवा दे दो। चांसेस क्या हैं उसके ठीक होने के? आपकी यदि इम्यूनिटी कमजोर है तब तो भाई कोरोना आप पे हावी हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप ठीक होके आ जाएंगे, पर फिर कोई गारंटी नहीं है कि ये कोरोना आपके ऊपर वापस अटैक करेगा या नहीं करेगा। सिमिलरली पेन आपके आए उससे पहले ही हम अपने आप की मसल्स को क्यों ना उतना स्ट्रॉन्ग कर लें। हमारी मेंटल बैलेंस यदि डिसबैलेंस हो, क्यों ना हम योग का साथ हेल्प लेके मेडिटेशन, ध्यान और साधना जो कुछ भी है हम सीखें और उसको करें। जो कि हम मेडिटेशंस करते हैं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक चक्र मेडिटेशन सीखा था जो कि बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। मेरे पास समय हो तो मैं आपको वो सब बताऊं, मन करता है, लेकिन मेरा जॉब अभी बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज का जो टॉपिक इस बैनर तले मुझे मिला है वो है केवल और केवल सर्वाइकल एंड फ्रोजन शोल्डर। तो हालांकि सुबह ही मेरे सीईओ एंड जो फाउंडर हैं प्रज्ञा योग अलायंस के श्री कपिल देव जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम आगे चल के कुछ डिटेल में डिफरेंट टॉपिक्स को पीपीटीज के माध्यम से समझाएंगे या डायग्राम्स के माध्यम से समझाएंगे। तो आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने ये सेशन को किया है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हम आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस वो शुरू से लेके आ रहे हैं और उनका टारगेट है 100 एपिसोड्स तक जाना। आज आप पुराने एपिसोड्स लेके देखिए, 22 एपिसोड्स में उन्होंने इतना ज्ञान का भंडार डाल दिया है इंटरनेट पे। प्रज्ञा योग अलायंस के माध्यम से आज आप पढ़ेंगे तो मैं तो समय ही नहीं निकाल पा रहा हूं कि 22 एपिसोड्स कितने हैं, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड पे है। आज सुबह ही एक टॉपिक था जिसको हम कहते हैं माइंड योर माइंड। क्या टॉपिक है साहब? माइंड योर माइंड। अपने माइंड को माइंड करिए, थिंक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, कैसे भी करके कोरोना से लड़ना है तो हमें हमारी सेल्फ पावर को बढ़ाना है, हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। भाई सब कहते हैं कि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो क्या करना है भाई? शोल्डर की मसल्स को आज और कुछ नहीं, फिजिकल लेवल पे मैं बताऊंगा भाई चलो शोल्डर्स को आप मूवमेंट करो, मोबिलाइज करो। भाई लंग्स हैं, हमारे अपर लोब है, मिडिल लोब है, लोअर लोब है। सपोज लेफ्ट साइड तो हमारा हार्ट होता है तो ये अपर लोब और लोअर लोब है। राइट साइड में हमारे 3 लोब हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर लोब्स। तो एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम्स करिए, अपने चेस्ट की स्ट्रेचिंग्स करिए, मोबिलाइजेशंस करिए। हर लोब, हर एल्वियोलाई को इतना ओपन अप, इतना स्पेस दीजिए कि जो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी है वो इतनी हाई हो जाए कि हमारी बॉडी में जो एडिशंस बनते हैं वो नहीं बनेंगे। इतनी स्ट्रेचिंग्स अच्छे तरीके से की जाए कि हमें किसी प्रकार की आवश्यकता ही ना रहे।
और मैं तो ये आपसे 100% कह सकता हूँ कि यदि ये सारी कसरतें प्रॉपर तरीके से हम सब आज से निश्चय कर लें कि सुबह 6 बजे उठेंगे, पहले प्रॉपर आधा घंटा ही वॉक करें, फिर 1 घंटा या आधा घंटा योग कर लें और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लें, हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी अनलेस अंटिल देयर इज एन इमरजेंसी। मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं आजकल ओपीडीज नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि घर पे आदमी रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे ही स्ट्रेस आएगा काम का और आदमी को हॉस्पिटल्स याद आते हैं, साहब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरे शुगर बढ़ गई, मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरा फलाना बढ़ गया, मेरे स्प्लीन के चेंजेस हो गए, मेरे लंग एलएफटी चेंजेस हो गए, मेरे केएफटी चेंजेस आ रहे हैं, मेरे जो भी वाइटल्स हैं वो डिफर कर रहे हैं। क्यों? घर पे बैठे हो तब तक तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है। जैसे ही आप अपने वर्क पे आएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल हाई हुआ, सुबह से लेकर रात तक की वही आपकी जो आपकी शैली है वो आप भागदौड़ वाली स्टार्ट हुई नहीं, एंड यू ऑल बिकम स्ट्रेस्ड एंड देन वी ऑल कम इन टेंशन एंड देन गो टू द डॉक्टर्स कि सर आप हमें सहायता कीजिए, दवाई दीजिए, कुछ प्रॉब्लम से बचाइए। हम एक्सीडेंट्स भी होते हैं इस चक्कर में, कभी बोन टूट रही है, कभी इन दिनों कहीं नहीं बैठे हैं तो ना कोई बोन इंजरीज हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना रिहेबिलिटेशन में कोई पेशेंट्स आ रहे हैं, सब आराम से अपने घर पे बैठे हैं और कोई मेजर इश्यूज नहीं आ रहे हैं अनलेस अंटिल आप जाके देखिए इमरजेंसियां खाली पड़ी हैं। हाँ, किसी को डायलिसिस कराना है, किसी को स्ट्रोक हो रहा है या कोई हार्ट पेशेंट है पुराना, वो मैं मान सकता हूँ, वो सब चल रहा है। डिलीवरीज हैं या ड्यू कोई पुरानी सर्जरीज हैं, वो सब चल रही हैं। बट 90% हॉस्पिटल्स में इस समय पेशेंट्स नहीं हैं। कारण स्ट्रेस का कम होना। तो सबसे बड़ी बात फिर से मैं ध्यान देने के लिए क्या कहूंगा कि फिजियोथेरेपिस्ट केवल भौतिक चिकित्सक है। योग बॉडी प्लस माइंड, जर्नी ऑफ बॉडी टू माइंड, सेल्फ रियलाइजेशन। अल्टीमेटली हमारा बॉडी और माइंड के साथ कोरिलेशन करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम सबको इस चीज को बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। यदि हम जल्दी समझ जाते हैं तो हम सब अपनी इम्यूनिटी पे कार्य कर सकते हैं। सब जने कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। चलिए, मेरे को जो समय दिया गया था वो पूरा हो रहा है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ले लेता हूँ। दिव्या जी कह रही हैं कि वेरी नॉलेजेबल, ठीक है, और ठीक है, वेरी हेल्पफुल क्वेश्चंस आप पूछिए। रंजना छाबड़ा, बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद। अपर आर्म्स में पेन है का क्या कारण है और कैसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, तो रंजना जी, अपर आर्म्स में पेन है आपके, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं और विश्व में मैनुअल मसल टेस्टिंग नाम की एक चीज होती है जो कि केवल और केवल एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है। मैनुअल मसल टेस्टिंग में हम लोग करते क्या है कि मांसपेशियों में कितनी पावर है वो हम चेक करते हैं। मतलब बेसिकली ऑर्थोपेडिशियन को तो सब आता ही आता है, बट ये कार्य हमारा है कि मैनुअल मसल टेस्टिंग कैसे की जाए। इसकी ग्रेडिंग होती है 0 1 2 3 4 5। अब आप किसके अनुपात में चेक करेंगे कि आपके इस हाथ में सपोज पेन है या इस हाथ में पेन है, कि दोनों हाथ में पेन है, ये चेक करना है कि दर्द गर्दन से आ रहा है, या सपोज आप कहें कि इस हाथ में दर्द है, तो हम आपके इस हाथ की मांसपेशी की पावर हम चेक करेंगे एज कम्पेयर टू योर लेफ्ट हैंड। और फिर चेक करेंगे कि यदि इस हाथ में कमजोरी आ रही है तो क्यों आ रही है, ये हाथ कमजोर पड़ रहा है तो क्यों कमजोर पड़ रहा है, कहीं कोई गर्दन की नस तो नहीं दब रही है। यदि गर्दन की नस नहीं दब रही है और सब हम रूल आउट कर लेंगे, तब हम देखेंगे कि अच्छा ये एक्सेस वर्किंग की वजह से है, हो सकता है यहाँ की मांसपेशियां कमजोर पड़ रही हों, तो हम इसमें एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे। जब आप एक्टिव एक्सरसाइजेस करने के सक्षम हो जाएंगे, फिर हम आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, ताकत की कसरतें करवाएंगे। ताकत की कसरतें आप कहेंगे कैसे करेंगे? साहब आपने ये आधा किलो का वजन ले लिया सपोज अपने हाथ में, इस प्रकार से आज आप अपने ये देखते हैं कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ की यदि मांसपेशियां कमजोर हैं तो आपने बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया। शोल्डर की एक्सरसाइजेस करनी है तो आपने शोल्डर की एक्सरसाइजेस करा दी। मतलब 50 तरीके हैं अपने शोल्डर को स्ट्रेंथन करने के, एल्बोज की आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के। पूरी रेंज एनाटमी के जो मूवमेंट्स हैं, जिसको हम अपने साइंटिफिक अपने मूवमेंट्स होते हैं, वही सारे मूवमेंट्स
मूवमेंट्स फिर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया पर फिर स्टार्ट हो गया है। तो अल्टीमेटली एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि आपके हाथ में दर्द क्यों आ रहा है, हम उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अजय शर्मा जी कह रहे हैं वो देख रहे हैं बागड़ी, कई महिलाओं के कंधों में सूजन आ जाती है, उसका क्या कारण है? हाँ जी, तो ये जो सूजन आ जाती है कंधों में, उसका बहुत आसान अमूमन कारण ये होता है कि जो ये पीछे की स्कैपुला है, जो हम पीछे से स्कैपुला पुट्ठी बोलते हैं, यदि ये मोबाइल कम हो, हम लोग एक ही पोस्चर में काम करते रहते हैं, अमूमन लेडीज सिर्फ किचन में ये काम कर लिया, ये कर लिया, तो अगर कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन ना हो, अमूमन आप देखेंगे कि कोई यूं थोड़ी हाथ को एक्सरसाइज करेगा, हाथ को पीछे थोड़ी लेके जाएगा। अगर कोई भी जोड़ पूरी तरीके से नहीं चलेगा तो एक सस्टेन पीरियड तक ठीक है, 30 तक कोई तकलीफ नहीं हुई, 35 तक नहीं हुई, 40 तक नहीं हुई, 45 तक नहीं हुई, 50 तक नहीं हुई, 55 या 60 में तो आपका जोड़ दुखेगा, सूजन आएगी। वहां पे आप देखेंगे लेडीज का हाथ यूं हो गया, फिर यहाँ सूजन आ गई, फिर आप धीरे धीरे कहेंगे कि हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, कंघी नहीं हो रही, कपड़ा पहनने में पीछे दिक्कत आ रही है, क्योंकि पीछे सूजन आ गई है। वो क्यों आ गई है? हाथ का जोड़ हम चला ही नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर कर ही नहीं रहे हैं शुरुआत से। जो जो बस जरूरी काम थे किचन के, कढ़ाई में करना, अपना बर्तन धोना या जो भी दिनचर्या के कारण है वो सब हो जाते हैं, पर क्या उसमें आप समझते हैं कि सारे जॉइंट रेंज ऑफ मोशंस हो जाते हैं? नहीं। तो कंधे में धीरे धीरे सूजन आई तो अब उसका इलाज करना है। कैसे करेंगे? सीधा नहीं, कोई भी कसरत बिना सेक के नहीं करना है, ग्रेजुअली। या आपको ठंडा सूट करता है, इनिशियल स्टेजेस में हमेशा ठंडा, और लेटर स्टेजेस में गर्म भी कर सकते हैं। तो ठंडे या गर्म सेक के बाद ही आप अपना कोई भी कसरत को शुरुआत करेंगे, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तत्पश्चात आप एक्सरसाइजेस करेंगे और उस सूजन को कम करने का प्रयास करेंगे। एक बार यदि सूजन कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे अपने रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सूजन कम होगी लेकिन वो वापस आ सकती है, और वो वापस सूजन ना कम मतलब आए तो उसके लिए उस जोड़ की एक्सरसाइजेस करना अति आवश्यक है। मेरे हिसाब से मैंने आपका आंसर कर दिया है। डॉक्टर, व्हाट आर द रीजंस फॉर अपर बैक? ये सब हो गया। सुमन जी कह रही हैं शोल्डर में स्वेलिंग रहती है और पेन काफ़ी रहता है, ये हो गया इसका आंसर भी। विच आर दी बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर सर्वाइकल पेन एंड फ्रोजन शोल्डर? नीलम शौरन। अब मैम, बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर सर्वाइकल पेन, देखिए अगर आपको नॉर्मल पेन है सर्वाइकल में और कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, सपोज एक्सरेज आर ओके एंड एमआरआईज आर ओके एंड देयर इज नो, तो भाई सर्वाइकल को आपको, सर्वाइकल मतलब गर्दन, गर्दन के लिए बेसिक एक्सरसाइजेस क्या हैं? नॉर्मल आप अपनी एक्सरसाइजेस हैं, आप अपने लेफ्ट देखिए, होल्ड कीजिए 3 सेकेंड्स, ग्रेजुअली आप राइट देखिए, होल्ड कीजिए 3 सेकेंड्स, ऊपर देखिए, होल्ड कीजिए 3 सेकेंड्स, फिर नीचे देखिए, फिर रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर बेंड कीजिए, है ना। तो ये बेसिक सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस हैं। ये तो जनरल मूवमेंट मोबिलाइजेशन है। फिर स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने हाथ यहाँ रखा, गर्दन से अपने हाथ को प्रेस किया, 3 सेकेंड होल्ड किया, छोड़ा, फिर प्रेस किया, होल्ड किया, छोड़ा। तो रेंज ऑफ मोशन एक बार अचीव हो जाए, स्ट्रेंथनिंग उसके बाद। इसी प्रकार ये आपने आगे किया, इसी चीज को हमने पीछे करना है। गर्दन स्ट्रेट, पीछे दबाया, होल्ड किया, रिलैक्स, फिर पीछे दबाया, होल्ड किया, रिलैक्स। ऐसा ही हमें इस तरफ और इस तरफ, ताकि जो गर्दन की चारों तरफ की मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए। एक बार स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, चीज पेन वापस नहीं आएगा। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि केवल हमारा उद्देश्य पेन को कम करना नहीं होना चाहिए। पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसको कहते हैं साहब आपको 10 दिन का सेशन लेना है। वो कहता है साहब क्यों? हम कहते हैं साहब पेन तो हम आपका 2 दिन में ठीक कर देंगे या 4 दिन में। तो वो कहता है वापस क्यों सर, इससे ज्यादा क्यों? साहब हमारा उद्देश्य सिर्फ पेन खत्म करना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको वापस यहाँ ना आना पड़े। दर्द खत्म तो हम अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन्स लगा के कर देंगे। हमारे पास टेंस है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, लेजर है, हॉट कंप्रेशन है, कोल्ड कंप्रेशन है, ट्रैक्शन है, 50 ऐसी मशीन्स हैं जिससे हम आपका दर्द 5 दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन वो केवल टेम्पररी होगा, जैसे कि एक पेन किलर आप लेते हैं। फाइनल आंसर कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा? जब आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी,
तो मसल्स की टोनिंग और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको आगे 5 दिन आना आवश्यक है, ताकि 10 दिन के अंदर पूरा प्रोटोकॉल, पूरा पेन रेजीम खत्म किया जाए, आपकी मसल्स को टोन किया जाए और आपको रिजल्ट अच्छे से आया जाए। उसी प्रकार आपने नेक के साथ आप शोल्डर के लिए पूछा, भाई शोल्डर के लिए आप सबसे पहले शोल्डर श्रगिंग कीजिए, फिर ये प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन कीजिए, फिर सरकमडक्शन मूवमेंट्स कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, पूरा जॉइंट रेंज ऑफ मोशन लेके, क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अपने हाथ को यहाँ रख के इसको पीछे रख के पूरा पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए, राइट के साथ कीजिए, फिर लेफ्ट के साथ कीजिए, फिर शोल्डर को आपने यहाँ रखा अच्छे से, फिर पूरा ऊपर नीचे ले जाके। मैं अभी देख रहा था कि योग के अंदर बहुत बढ़िया आसन है जिसको हम बोलते हैं ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। हालांकि फिजियोथेरेपी में हम कराते वही सब चीज़ें हैं, स्ट्रेचिंग पोज या बो पोज है या ये चीज़ें हैं, पर अब योग के अंदर वही आसनों के नाम ताड़ासन, बिल्कुल वृक्ष पोज है। तो कंप्लीट स्ट्रेच आप अपनी स्पाइन पे फील करते हैं, आप अपने हैंड्स को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, आप अपने स्पाइन पे स्ट्रेच को फील करते हैं त्रियक ताड़ासन में, या फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, हस्त पादासन हुआ, हस्त पदंगुष्ठासन हुआ, या अलग अलग आसन हैं जो कि दे रियली डू वर्क वेरी वेल। अगर कोई तरीके से इन चीज़ों को सुपर गाइडेंस के थ्रू करे तो मैं बता रहा हूं कि इतना लाभ मिलता है कि दर्द वर्द तो बहुत दूर की बात है, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। यदि एक बार आप फिजिकली स्ट्रांग हो गए तो मैं आपको बताता हूं कि फिजिकल तो आसन्स के माध्यम से आप हो जाएंगे, प्राणायाम के माध्यम से आपके इंटरनल ऑर्गन्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ऐसे कई प्राणायाम हैं जो कि अपने को स्ट्रांग करते हैं। प्लस देयर आर मैनी क्लींजिंग टेक्निक्स। आज आपके अंदर कफ भरा हुआ है, एसिडिटी है, हर तीसरे आदमी को एसिड रिफ्लेक्स बनता है। तो कल हमारे गुरुजी हमको पढ़ा रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, लघु शंख प्रक्षालन हुआ या जल नेति हुआ, हाउ टू क्लींज योर नेजल कैविटी, या अपने पेट के जो एसिड रिफ्लेक्स है उसको कैसे क्लियर किया जा सकता। लवाज कराते हैं, है ना, तो आप गैस्ट्रिक लवाज कराते हैं, उसमें क्या करते हैं, अंदर का जो सारा पार्ट है वो आपका बाहर निकालते हैं। इवन डॉक्टर्स कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या करते हैं, आपको अल्टीमेटली 7 दिन से मोशन नहीं हुआ या ये नहीं हुआ तो आपको लाइफ नीचे लिख दिया जाता है एनिमा लगवा लीजिए, जो कि एक नेचुरोपैथी का पार्ट है। तो ये सब चीजें नेचुरल तरीके पे करना ही पड़ता है। और अल्टीमेटली एलोपैथी के अपने लिमिटेशंस हैं। एलोपैथी बहुत 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 अच्छी ब्रांच है, बट एक्यूट कंडीशंस में हमें भागना ही पड़ता है एलोपैथी के प्रति। पर यदि हम में थोड़ी ही प्रॉब्लम आई है और यदि हम उसको वहीं रोक दें और ताकि हमारी प्रॉब्लम सीरियस ना हो, तो हमारे पास कई सारी पैथियां अवेलेबल हैं। हमारे 5000 साल पूर्व ये योगा थेरेपी हमें ऋषि मुनि देके गए हैं, जिसका हम लोगों ने तो उपयोग किया नहीं। विदेशों में जब इसका उपयोग अच्छे से होना लगा तब हम भारतीयों ने समझा कि हाँ भाई कुछ तो है, करके ही देख लेते हैं। अब इसका जो प्रचलन है बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स बढ़ते जा रहे हैं, एक से एक धुरंधर ऑनलाइन आ गए हैं पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार आदमी प्रॉपर कोर्स की लर्निंग एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या अच्छे कोचिंग सेंटर से नहीं करता तो उसका नॉलेज प्रॉपर नहीं होगा। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी जहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए आप प्रॉपर आसन नहीं करेंगे तो उसका फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। तो मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, कुछ भी सीखें, कुछ भी करें। बार बार मैंने पूरे अपने सेशन में 1 घंटे के यही कहा है कि जब तक डायग्नोसिस ना हो ट्रीटमेंट न करें। जब तक प्रॉपर आपको नॉलेज ना हो आप आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। किसी प्रकार की क्रिया कोई करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर वॉक करें, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, लेकिन अंडर प्रॉपर गाइडेंस। आज की तारीख में सब डॉक्टर्स फ्री कंसल्टेशन कर रहे हैं। आज की तारीख में इस समय में जहां डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मैं देख रहा हूं बड़े से बड़े एमडीज, बड़े से बड़े डॉक्टर्स जो जिनका नंबर नहीं आता है वो सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री कंसल्टेशंस दे रहे हैं, टेलीफोनिकली सब अवेलेबल हैं, ईमेल्स पे जवाब दे रहे हैं।
डिफरेंट पत्रिकास अपने हेल्प्स हो रही हैं, तो इतने लोग हेल्प कर रहे हैं। हम लोग बैठे हैं ऑनलाइन बताने के लिए, योग गुरुज बैठे हैं, इतनी वेब सीरीज चला रहे हैं, यहाँ पे योगा एंड वेलनेस सीरीज चल रही हैं, 23 एपिसोड्स खत्म हो गए हैं, आने वाले समय में 100 तक जाएंगे। हर जना हेल्प करने को तैयार है, पर हम लोग हेल्प लेने के लिए तैयार तो हों। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार तो हों। कितने लोग तैयार हैं बताएं इस समय का सदुपयोग करने के लिए? मेरे हिसाब से थिंक वी शुड सी फॉर द नेक्स्ट सेशन। हाँ जी, सॉरी, शायद टेक्निकल एरर वापस से आ गया, जिसकी पॉज हो रहा है। इसको रिज्यूम कर रहा हूँ। सेशन को बस अब एंड करते हैं। आपके क्वेश्चंस सब खत्म हो गए हो तो मैं एक बार शुरू से वापस से रिवाइज कर लूँ। हाँ जी, सबने ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड, वेलकम। ओके, कुछ ऑप्शन यदि आप टाइप कर किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए सर इससे बचने के लिए? आदित्य चौधरी सर ने कहा है क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। वेरी गुड। प्रिकॉशंस तो साहब बहुत रखने चाहिए। कुछ भी है, अभी हमने सारा प्रिकॉशंस का ही खेल बताया है। समय की कमी की वजह से पूरा करना पड़ेगा। क्वेश्चंस सारे मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोग मेरे कमेंट्स में फिर से दे दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो मैं कोशिश करूँगा सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे सीईओ साहब हैं जो फाउंडर हैं प्रज्ञा योग अलायंस के, उनके माध्यम से आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। प्रियंका जी पूछ रही हैं कि हाउ डज मेडिटेशन हेल्प। चलिए सेशन को बंद करते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है और थैंक यू सो मच।